Irfan sir continue to shape the future of herbal healthcare in Pakistan. Sir, how you start your journey? हम लोगों ने 1984 के अंदर हर्बल मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया और प्राइमरीली तो हमारा ये चैलेंज था कि हम ये देखें कि फार्मास्यूटिकल के अंदर जो एलोपैथिक हैं उसके अंदर गैप्स कहाँ हैं और क्या तिब के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि हम नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Wow. So why not herbal? Why herbal? Why not this other product, other pharmaceutical? तो हमें शुरू से ये लगता है कि आप नेचर के करीब रहेंगे तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि कल आपके लिए कंक्रीट सोल्यूशन लेके आएगी इंस्टेड। तो क्या चैलेंजेस फेस किया अवेयरनेस के लिए आपने और कैसे इसको ओवरकम किया आप लोगों ने? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं और दूसरी बात जो आपने जैसे जिक्र किया कि लोगों में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, हमें इसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। अब तो परसेप्शन चेंज हो गई, लोग खुद से समझ रहे हैं। काफ़ी आप देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं अनरेगुलेटेड कंपनीज भी जिस मार्केट में हर्बल मार्केट में या वो हर्बल नहीं होती बता के सेल कर रही होती है, उसको कैसे इंटर काउंटर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जाहिर है ये तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रैप है, उनका काम है, हमें उसको काउंटर नहीं करना, लेकिन हमें चैलेंजेस जो आते हैं वो काउंटर फिट के आते हैं। कोई ऐसी अच्छी बुक जो रिकमेंड करेंगे हमारे ऑडियंस को? तो ये आज फॉर द फैमिली मेम्बर्स ने कहा आपके बच्चे कितने हैं, तो मैंने कहा जी 2 बेटे और 1 बेटी है। तो ही सेड, बाबर साहब सेड, बेटी को तैयार करें सक्सेशन के लिए। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कॉफी विद CEO. Some leaders build business, but a few build trust. Today we are joined by one such leader, Mr. Irfan Shahid. He is the CEO of Awami Laboratories. Sir, welcome to the show, sir. Thank you, Saqib sir. Irfan sir continue to shape the future of herbal healthcare in Pakistan. Sir, how you start your journey? हम लोगों ने 1984 के अंदर हर्बल मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया और प्राइमरीली तो हमारा ये चैलेंज था कि हम ये देखें कि फार्मास्यूटिकल के अंदर जो एलोपैथिक हैं उसके अंदर गैप्स कहाँ हैं और क्या तिब के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि हम नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस और उसके अंदर हमने प्रायोरिटी एरियाज़ आइडेंटिफाई किए, जिसके अंदर 4-5 एरियाज़ हैं, जिसमें वेट लॉस है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है और लिवर हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एंड 5th वन इज़ जॉइंट हेल्थ। तो हमें ये लगा कि इन एरियाज़ के अंदर तिब के पास शायद बेहतर प्रोडक्ट्स हैं और उनको जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशनल जो रेमेडीज़ हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन 2016 जब जैसे ड्रैप की रेगुलेशन आई तो वी वर द 4th कंपनी इन पाकिस्तान जिसको ड्रैप ने GMP कंप्लाइंस करके और फिर लाइसेंसिंग इशू की, और सिंस देन वी आर इनटू दिस प्रोसेस एंड वी हैव अराउंड 80 प्रोडक्ट्स जो ड्रैप से रजिस्टर्ड हैं और प्रायोरिटी इन्हीं एरियाज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं। Wow. So why not herbal? Why herbal? Why not this other product, other pharmaceutical? We have a legacy. It's a family business. हम लोग तिब से हैं। और दूसरा देखिए, आज ही आप अभी जब हम ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त आज के ज़माने में पीपल आर अवेयर कि फार्मास्यूटिकल जो हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें शुरू से ये लगता है कि आप नेचर के करीब रहेंगे तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि कल आपके लिए कंक्रीट सोल्यूशन लेके आएगी, इंस्टेड के हम जिस तरह फार्मा की जगह आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल जो मेडिसिन हैं वो अपनी जगह बना रही हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कल को आप कहें कि जी इनके भी साइड इफ़ेक्ट आए। तो जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं वो आपको राइट सोल्यूशन देते हैं और साइड इफ़ेक्ट से महफूज रखते हैं। सर, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए ड्यूरिंग दिस जर्नी? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली जैसे कोविड आया, लोगों को हेल्थ और हर्बल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस आई है, तो पहले अवेयरनेस काफ़ी कम थी, आप बेटर गाइड करेंगे। तो क्या चैलेंजेस फेस किया अवेयरनेस के लिए आपने और कैसे इसको ओवरकम किया आप लोगों ने? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री के, जिसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं और दूसरी बात जो आपने जैसे जिक्र किया कि लोगों में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, हमें इसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। अब तो परसेप्शन चेंज हो गई, लोग खुद से समझ रहे हैं, लेकिन जब इनिशियली हम
हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते थे तो लोगों के जहन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी, जैसे कि जी क्या इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, इसमें जो फॉर्मुलेशन ऊपर लिखी हुई है इसके अलावा कोई चीज़ें तो नहीं होंगी। लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। देखिए जिस तरह आप किसी फार्मास्यूटिकल या एलोपैथिक प्रोडक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं करते कि क्या इसमें वही चीज़ें हैं, क्योंकि आप कहते हैं भाई ड्रैप ने रजिस्टर कर दी, तो इसी तरीके से रेगुलेटरी कंप्लाइंस का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिला कि अगर हम एक सादा सा जवाब ये देते हैं कि जी इट इज़ ड्रैप रजिस्टर्ड, तो पीपल स्टार्ट बिल्डिंग अ ट्रस्ट कि जी हाँ इसमें कोई इशू नहीं। सर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिमार्केबल अचीवमेंट या रिकग्निशन यू हैव? देखिए हमारा रोड मैप मैंने आपको बताया कि 2016 से हमने स्टार्ट किया। जब ड्रैप आया तो उसके बाद से हम रेगुलेशन में चले गए। उसके बाद से इस वक्त हमारे पास वी हैव अराउंड 80 प्रोडक्ट्स। हम 4 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगापुर हम कोई 14-15 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह यूएस और यूके की मार्केट जो है, अफ़गानिस्तान आजकल बंद है, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान बस अनदर वैल्यूएबल मार्केट। तो आप सोचिए ना, अगर पाकिस्तान में रहते हुए हम इतने से स्केल के ऊपर करके अगर हम यूके और सिंगापुर जैसी मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कितना ह्यूज होगा। राइट सर। सर व्हाट इज़ द 3 कॉम्पिटेंसीज अ लीडर मस्ट हैव? देखिए मेरे ख्याल में उनको कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे ऊपर हम शेयर कर रहे थे कि जब मुझे इस बिज़नेस में आना था तो मुझे ये सर्टेन था कि मैं इसकी अगर रूट्स को नहीं पढ़ूंगा, जैसे मुझे तिबिया कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, मैंने मास्टर्स किया हुआ था बिज़नेस में, लॉ ग्रेजुएट, लेकिन मुझे यहाँ आके मुझे लगा कि जब तक कि मैं तिब को ख़ुद नहीं पढ़ूंगा शायद मैं उन गैप एरियाज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो एक कंसिस्टेंसी, दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा चैलेंजेस को फेस करने की कैपेसिटी रखते हो। बस इतनी सी बात है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ कर देते हैं। ओके सर, टेल मी अबाउट योर कंपनी, हाउ मेनी पीपल्स यू हैव एंड हाउ मेनी फीमेल्स? हमारे पास कोई 50 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज स्टाफ मेंबर्स हैं, और फीमेल्स जो हैं अभी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमें उस तरह नहीं, और सेल्स टीम जो है मोस्टली मेल डोमिनेटेड एक सेगमेंट होता है आमतौर पे, तो अभी तो ये है। सर इसमें जो बेसिकली आप तो रेगुलेटेड काम कर रहे हैं, काफ़ी आप देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं अनरेगुलेटेड कंपनीज भी जिस मार्केट में, हर्बल मार्केट में, या वो हर्बल नहीं होती बता के सेल कर रही होती है, उसको कैसे इंटर काउंटर कर रहे हैं आप लोग? देखिए ज़ाहिर है ये तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रैप है, उनका काम है, हमें उसको काउंटर नहीं करना है। लेकिन हमें चैलेंजेस जो आते हैं वो काउंटर फिट के आते हैं, जिसमें अगेन ड्रैप हमें सपोर्ट देती है। जैसे कुछ साल पहले हमारी एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है स्लिम स्मार्ट, जो वेट लॉस किया, उसको किसी ने काउंटर फिट किया। हमने सोचा कि हम खुद इसको पकड़ें, वी वेंट टू पेशावर, वहाँ से पता चला फैसलाबाद, वहाँ से पता चला कसूर। तो वी लर्नड लेसन कि जो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं ये ट्रैप का ही है, हमें उन्हीं की सपोर्ट से इसको, दे आर वेल रेगुलेटेड ऑन दिस, या दे आर वेल रेगुलेटेड। आपको शेल्फ के ऊपर अनरजिस्टर्ड अनलिस्टेड कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आती। आप ऑनलाइन में ऑनलाइन में अभी चल रहा है, ड्रैप ने रिसेंटली एडवर्टाइजिंग रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके बाद जब वो क्रैक डाउन करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सर थोड़ा सा ये बताएं, जब आप कोई यंग ग्रेजुएट हायर करते हैं तो क्या उसमें देख रहे होते हैं? ट्रस्ट मी, मैं क्योंकि इससे पहले मेरी एक जॉब भी है उसमें मैं HR में था, तो मुझे आपकी जो एकेडमिक स्किल्स हैं उससे ज़्यादा आपका पोटेंशियल और जो मैचिंग रिलेशनशिप होता है, जो नेचर ऑफ जॉब है, वो रिक्वायर्ड होती है। तो कई दफ़ा CV और आपकी एकेडमिक सेकेंडरी होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपको बता देती है कि हाउ वेल यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो आपको उसकी पर्सनैलिटी में से खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सर एज अ CEO आपको मोस्टली डिसीजन करने पड़ते हैं, और सबसे टफ डिसीजन करने पड़ते हैं। एनी टफ डिसीजन यू मेड एंड द लर्निंग यू हैव? देखिए हर दिन आपको ना, जैसे आप जब CEO हैं और अगर आप पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो टफ़ डिसीजन आपको करने पड़ते हैं, और कई साल के एक्सपीरियंस के बाद वो आपके लिए थोड़े से आसान भी हो जाते हैं। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अभी आपने कोविड की बात की, तो कोविड में लोग आम तौर पे रिसेसिव हो गए थे कि जी मार्केट में नहीं जाना। हमें ये एक्सपीरियंस था, बल्कि हमने अपनी पूरी टीम के साथ शेयर ये किया कि भाई अगर दुनिया ये मान रही है कि इट्स अ न्यू डिज़ीज़, तो तिब में तो ये पहले से मौजूद है कि ये बीमारी भी थी, तो हमने उसके सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किए। हमने ड्रैप को इन राइटिंग लिखा कि इसका सोल्यूशन तिब में है,
और उनको भी वो मेडिसिन दी, अपने सोशल सर्कल में भी दी, और हम खुल के सामने आए। हमने कहा भाई आप ये क्यों रिसेसिव होते हैं, आप ये सोचिए कि अगर एक एपिडेमिक है और दुनिया इस वक्त वो चैलेंज फेस कर रही है, और अगर आपके पास सोल्यूशन है और आपकी कन्विक्शन भी है कि ये काम करती है और आपको महफूज रख सकती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डबल हो जाएगी। तो आप सोचिए ना, ये ट्रस्ट अपनी पूरी टीम में ट्रांसफ़र करना और ये ओन करना कि उनकी सेफ्टी के भी आप जिम्मेदार हैं और ये सोल्यूशन दूसरों के लिए। तो इस तरह के डिसीजन आपको डे टू डे करने पड़ते हैं और करते हैं आप। सर, पाकिस्तान से आप यू आर मैनेजिंग योर कंपनी और 50 लोगों का जो एक ग्रुप है, तो स्ट्रेस और एंगर आता है समटाइम, कोई आप कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती, समटाइम वर्क का स्ट्रेस होता है, तो हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंगर? मुझे तो लगता है शायद ये पर्सनालिटी का पार्ट होता है, मुझे तो गुस्सा नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस जो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई दफ़ा ये होता है जैसे कुछ रेगुलेटरी के चैलेंजेस आए कुछ साल पहले ना, तो मैंने अपनी टीम से कहा कि ये जब ये चैलेंज आता है तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो हमने प्राइसेस रिवाइज़ की अपने कस्टमर्स और उन सबको कहा कि भाई वो हमारी इसमें ट्रेडिशन होती है कि आपको एक इनवॉइस पुरानी प्राइस पे देनी होती है। तो वो जो र्यूमर्स थे वो रेगुलेटरी के, वो सब मास्क हो गए। उन्होंने कहा ये तो कंपनी प्रोग्रेस में कर रही है, ये नई प्रोडक्ट्स की बात कर रही है। तो अगेन आपने टैक्टफुली उसको कैसे एड्रेस करना है ताकि अगर कोई चैलेंज ऐसा है भी, र्यूमर्स भी हैं, तो आप उसको टाइमली विद योर ओन स्ट्रेंथ एड्रेस कर सकें, तो ये हो जाता है। सर, शॉर्ट क्वेश्चन, सक्सेस क्या है इरफान साहब के लिए? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका लंबा जवाब ये है, हमने नेशनल हेल्थ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया हुआ। पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 250 मिलियन पीपल, और वी आर सच अ फॉर्चुनेट कंट्री कि हमारे पास 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 25 साल और उसके अराउंड है। तब हमें ये बताती है कि 25 साल से ऊपर की बीमारियां फ़र्क होती हैं। जैसे आप डायबिटीज़ आम तौर पे, अब तो नीचे भी आ रही है, मगर आम तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ 20-25-30 साल के बाद होती है। हार्ट के प्रॉब्लम 20-25-30 साल के बाद होते हैं। बच्चों को हेपेटाइटिस सी नहीं होता, तो 16-17 साल से शुरू करें और उसके बाद ही आपको लिवर हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं। जॉइंट हेल्थ आपको तभी होंगे ना जब आप ओबेस होंगे या आप सर्टन एज ग्रुप में जाएंगे। तो हमें ये लगता है कि जो हमने नंबर्स इकट्ठे किए हैं, नंबर्स में ये हैं कि पाकिस्तान में इन वेरी सिंपल अगर हम स्ट्रेट नंबर्स रखें तो 2.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो हेपेटाइटिस सी के अंदर हैं, और तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर और उसमें ब्लड प्रेशर को भी ऐड करें। तो आप सोचिए कि अगर हम 11 करोड़ की बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 22 में से जो नेशनल सेंसस है, तो वो तो इन 4 बीमारियों के अंदर आपको आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमारे जो गोल हैं वो ये है कि हमने नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिए, हमने उसके सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम इसको स्केल अप करना चाहते हैं। और आजकल जो हम काम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, वो अपनी रीच को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल होता ये था, हमने भी इसी तरह सीखा, आप अगर गूगल करेंगे तो पीटीवी के ऊपर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं कि जी डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन हमने हमेशा देखा कि एज अ फिजिशियन, क्योंकि मैं तो दवा साज हूँ, तो होता ही है कि जैसे ही कोई ऐसी हम ऑडियो रिलीज़ करते हैं या पीटीवी अगर इंटरव्यू करता है तो आपके पास एकदम बहुत सारा इन्फ्लक्स आना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फॉर वन फिजिशियन इट इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो कस्टमर सर्कल है फिजिशियंस का, उनमें ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं, और पैरेलल के ऊपर हम एक डिजिटल आर्म डेवलप कर रहे हैं। जैसे दुनिया के अंदर कई डिजिटल आर्म्स अवेलेबल हैं, जिससे हम इसको, और उसमें हम एआई की हेल्प ले रहे हैं जिससे स्केल कर सकें। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं होगा कि जो सोल्यूशन हमारे पास है, जैसे ऊपर मैडम कह रही थी कि जी आपका सोल्यूशन हम तक क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, तो उसके बाद फिर ये विजिबिलिटी के इश्यूज़ नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। योर फेवरेट बुक, किताबें पढ़ते हैं आप? मैं बहुत सारी। कोई ऐसी अच्छी बुक जो रिकमेंड करेंगे हमारे ऑडियंस को?
अभी पिछले दिनों ये सईद बाबर अली साहब की तस्वीर आपने ऊपर लगाई हुई थी, तो उन्होंने अपनी लर्निंग फ्रॉम अदर्स जो है वो भेजी थी, और बड़े मज़े की बात उन्होंने कहा कि आपने इरफान से कहना है कि वो इसके ऊपर मुझे इसमें से क्या सीखा बताएं। तो मैंने वो उनको ईमेल की। तो सर आप हमें भी बताएंगे क्या सीखा आपने? मैं ज़रूर, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लर्निंग फ्रॉम अदर्स में से, लेकिन अगेन वो जो आपने शुरू में सवाल किया था कि एक CEO के अंदर क्या कन्विक्शन होनी चाहिए, तो अगर आप बाबर साहब की वो किताब पढ़ेंगे तो आपको उनकी कमिटमेंट पता चलेगी। जैसे नेशनलाइजेशन के दौर में उनको थ्रेट्स कैसे आए और उनको कहा गया कि हम पैकेजेस भी एक्वायर कर लेंगे अगर आपने NFC की चेयरमैनशिप एक्सेप्ट नहीं की। तो ही डिड अ मीटिंग विद द फैमिली मेम्बर्स, UC का पार्ट है, किताब पब्लिश्ड है। तो उन्होंने कहा कि जी अब मजबूरी है, पैकेजेस को बचाना है, तो मुझे चंद सालों के लिए ये करना पड़ेगा। तो अगेन फिर उनसे जो मुलाकात हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं ऊपर आपको बता रहा था, मैंने कहा आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो उन्होंने कहा सक्सेशन। मैं कहा तो हेल्प मी कि हाउ शुड आई एड्रेस दिस थिंग। तो ये आज फॉर द फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने कहा आपके बच्चे कितने हैं? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी 2 बेटे और 1 बेटी है। तो ही सेड, बाबर साहब सेड बेटी को तैयार करें सक्सेशन के लिए। ओह वाह, वंडरफुल। इससे लर्निंग मैं सोच नहीं रहा था। देखिए उनका हराइजन फ़र्क है। सर इरफान साहब, बहुत से बच्चे जो भी डिफरेंट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में हैं, और जो आप जैसे CEO बनना चाह रहे हैं, उनको क्या लेसन देंगे आप कैमरे को? मेरे ख्याल में सर उनको लेसन वो हमसे ज़्यादा बहुत माशाल्लाह जितने गैजेट्स और टूल, मैं अपने आप को सोचता था कि वी आर सच अ फॉर्चुनेट जनरेशन जिसने नॉन मोबाइल से मोबाइल का एरा देखा, फिर इंटरनेट का एरा देखा, इंटरनेट इवॉल्व होते हुए देखा, और आज हम AI को देख रहे हैं। लेकिन मेरे पास यंग बच्चे आते हैं जो कि वाइट लेबलिंग के लिए आते हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। आई एम सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट। एक साहब फैसलाबाद से उनके साथ रब्ता हुआ, मतलब मैं हैरान हूँ कि जितने वॉल्यूम्स में वो सेल कर रहे हैं, हम शायद अपनी कन्वेंशनल सेल में इमेजिन ही नहीं करते। वो एक पाउडर बनाते हैं और उसकी जब उन्होंने सेल्स नंबर मुझे बताए तो आई वाज शॉक्ड। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने घर पे बैठ के वीडियो बना के, अब उनको, मेरे दौर का चैलेंज ये होता था कि आपने फैसिलिटी बना ली, मार्केट कैसे करना है। जो ये नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ये यंग बच्चे जो घर पे, जिनको सोशल मीडिया हमसे बेहतर चलाना आता है, वो हमारे पास आके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें मार्केट करने में कोई इशू नहीं, प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी को मैसेज में करने के लिए हम उनको उनके नाम से वाइट लेबल करके दे रहे हैं, और माशाल्लाह मज़ा आता है द वे दे मार्केट इट। तो उनको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बड़े राइट डायरेक्शन में इंशाल्लाह। सर इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आई एम ग्रेटफुल। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।